हेलो दोस्तों, आपके अपनी स्टडी वाली दुनिया गुरु कृपा क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि आपका सिलेबस हो चुका है अब कम। सीबीएसई बोर्ड ने 30% सिलेबस कम कर दिया है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है, क्योंकि अब स्टडी में आप बहुत ही ईजी वे में बवाल कर सकते हैं। हाँ, आप टॉप करने के चांसेस अब बढ़ गए हैं बच्चों के। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो सीबीएसई बोर्ड ने 30% सिलेबस निकाला है, अकॉर्डिंग टू मी वो आपके 50% या 40% के बराबर था। क्योंकि जो भी टॉपिक सीबीएसई बोर्ड ने निकाले हैं उनमें से अधिकतर टॉपिक टफ थे, तो वो सीबीएसई बोर्ड ने निकाल दिए। मतलब कि वो हमारे गले के कांटे थे। जो भी टॉपिक सीबीएसई बोर्ड ने निकाले हैं, जो भी कॉन्सेप्ट निकाले हैं, अब वो कांटा सीबीएसई बोर्ड ने अपना निकाल दिया है। तो अब आपके लिए स्टडी हो गई है ईजी। तो अब ना आप 10th की स्टडी जल्दी से स्टार्ट कर दो। वैसे तो आपने कर दी होगी स्टार्ट, हाँ, बहुत बच्चे हैं जिन्होंने कर दी होगी, और कई बच्चे रह गए होंगे, किस लिए? सिलेबस चेंज हो रहा, नहीं हो रहा, कंफ्यूज थे। तो अब वो भी स्टार्ट कर दो अपनी स्टडी, ठीक है? क्योंकि गुरु कृपा क्लासेस अब आपके लिए पूरा चलाने वाली हैं 10th का सिलेबस। तो कंटिन्यू बस आप गुरु कृपा क्लासेस में पढ़ते रहिएगा। तो अगर आप स्टडी में करना चाहते हैं बवाल, तो गुरु कृपा क्लासेस देंगी साथ बेमिसाल। तो अब हम बताते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं। आज हम साइंस का चैप्टर फर्स्ट, जो केमिस्ट्री का भी फर्स्ट चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसको पढ़ेंगे। इसमें पूरी तरह से अपन को बवाल करना है। अब आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो चलिए हम कर देते हैं केमिकल स्टार्ट। रिएक्शन क्या होती है? ये एक प्रोसेस होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। मतलब क्या, मान लीजिए दो सब्सटेंस है, सब्सटेंस ए और सब्सटेंस बी। उन दोनों ने एक दूसरे से रिएक्ट किया और एक नया सब्सटेंस फॉर्म किया, सब्सटेंस सी। तो ये केमिकल रिएक्शन हुई। ये केमिकल रिएक्शन क्यों हुई? क्योंकि इसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं और एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसीलिए ये केमिकल रिएक्शन हुई। एग्जांपल्स देख लो कि केमिकल रिएक्शन हमारी केमिकल लेबोरेटरी में ही नहीं, हमारी डेली लाइफ में भी होती है। जैसे ग्रेप्स का सड़ना, खाने का सड़ना, अगर खाना खुले में रख दिया जाए, मेटल्स का ख़राब हो जाना या रस्टिंग लग जाना, आयरन में जंग लग जाना, ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं हमारी डेली लाइफ में। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि एक केमिकल रिएक्शन हुई है? मतलब केमिकल रिएक्शन हो गई तो हमें पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है? तो कुल मिला के हमारा टाइम तो होता नहीं है जो हमें बताता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। ये तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? तो कुल मिला के 5 चीज़ें हैं जिनसे हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन अकर हुई है। पहला, चेंज इन कलर, मतलब कलर में बदलाव आ जाएगा। एक एग्जांपल ले लो, लीड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करेगा, लीड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करेगा तो जो भी ये फॉर्म करेगा उसका कलर येलो होगा। अब आप तो बोलोगे ना तो लीड का कलर येलो था ना पोटेशियम आयोडाइड का कलर येलो था। तो वही तो बोला भाई, चेंज इन कलर, कलर में बदलाव आएगा। तो कलर में बदलाव आ गया। चेंज ऑफ स्टेट, अवस्था में बदलाव आएगा। अवस्था में कैसे? जैसे मान लो एक केमिकल है ए, उसने रिएक्ट किया केमिकल बी से, तो बना आया उसने ए बी। अब ये जो ए बी है, ना तो ये ए जैसा होगा ना ये बी जैसा होगा, तो ये कैसा होगा भाई? अरे ये ए और बी दोनों के जैसा होगा, दोनों के मिलने वाले जैसा होगा, क्योंकि ये ना तो ए से बना है ना बी से बना है, ये दोनों के मिलने से बना है। तो अवस्था में भी बदलाव आया। एक एग्जांपल लेके देखो, मान लो एक मैग्नीशियम रिबन लेना, उसको जलाना। तो जलाने के लिए, कंबशन के लिए कौन सी गैस मेन होती है? ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन से जलेगा तो वो एक ऐश बन जाएगी, ऐश, राख बन जाएगी, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वो एक राख बन जाएगी। पहले वो अच्छी थी लेकिन उसकी स्टेट में बदलाव आ गया। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में बदलाव आता है। एक एग्जांपल ले लो। और एवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब क्या, गैस बनती है जब भी रिएक्शन होती है। अब ये दोनों का सेम एग्जांपल है। Zn+H2SO4 जब एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो ZnSO4+H2 बनेगा। मैं लिख नहीं रहा, बहुत बड़ा है और आपको शायद समझ भी ना आए, लेकिन चलो लिख देता हूँ। तो ये जो H2 है, ये गैस गर्म है, तो टेम्परेचर में बदलाव आया। पहले ये गर्म नहीं था, रिएक्शन से पहले ये गर्म नहीं था, लेकिन रिएक्शन के बाद ये गर्म हो गया। और H2 एक गैस भी है, हाइड्रोजन एक गैस भी। तो ये गैस निकलेगी, मतलब क्या, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस होगा। मतलब एक गैस का इवोल्यूशन होगा जब हम एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, एक प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन होगा। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? प्रेसिपिटेशन वो होता है जिसमें पानी सॉल्वेंट होता है और जो सॉल्यूट होता है वो अनडिज़ोल्व होता है वाटर में। मतलब क्या
कि पानी सॉल्वेंट है, मान लो लीड नाइट्रेट ही ले लो, लीड नाइट्रेट ने पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट किया तो एक येलो कलर का कुछ फॉर्म किया, तो वो येलो कलर का वो प्रेसिपिटेशन फॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि वो पहले तो वो सॉल्यूट है, और पानी सॉल्वेंट है। हाँ, पानी सॉल्वेंट होता है, हमारी पहली कंडीशन हो गई, और दूसरा ये पानी में घुल भी नहीं रहा तभी येलो कलर आ रहा है, तो हमारी दूसरी कंडीशन भी भर गई कि पहला पानी में डिज़ोल्व नहीं होगा और दूसरा पानी सॉल्वेंट के फॉर्म में होगा। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी कंडीशंस आपको समझ में आ गई होंगी, एग्जांपल्स भी समझ में आ गए होंगे। नहीं आए तो एक बार बुक में भी देख लेना। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन मुझे लिख के दिखानी है तो मैं केमिकल इक्वेशन की मदद लूँगा। जैसे आप देख सकते हो कि AB+CD। अब इक्वेशन भी दो टाइप की होती हैं, मैं समझाता हूँ कितने टाइप की होती हैं। दो टाइप की होती हैं। जैसे मान लो मेरे को एक्सपेरिमेंट को बताना है तो मैंने लिखा हाइड्रोजन ने जब ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो उसने वाटर फॉर्म कर लिया। जब हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो वाटर फॉर्म कर लिया। मतलब मैंने वर्ड्स लिखे हैं, वर्ड्स। तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई? वर्ड इक्वेशन हो गई। लेकिन मेरे को साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि वर्ड इक्वेशन बहुत बड़ी होती है और इसको लिखना भी बड़ा अजीब सा लगता है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं देती। तो मैंने कहा बिल्कुल सर, एक नया तरीका यूज़ कर लेते हैं। हमने हाइड्रोजन को सिंबल दिया H2, ऑक्सीजन को सिंबल दिया O2 और वाटर को सिंबल दिया H2O, और इक्वेशन रख दी H2 + O2 = H2O। मतलब जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस एक दूसरे से रिएक्ट करेंगी तो वो वाटर फॉर्म करेंगी। मतलब केमिकल इक्वेशन क्या होती है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिम्बल्स एंड फार्मूला ऑफ द सब्सटेंसेस कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब रिप्रेजेंट करना। अब केमिकल इक्वेशन दो तरीके की होती हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो होती है जिसमें दोनों साइड एलिमेंट के नंबर सेम होते हैं या एलिमेंट सेम क्वांटिटी में एग्जिस्ट करता है। नहीं समझ आया तो समझ लो। मान लो ये एक एग्जांपल मैंने लिया है तो इसमें मैं सारे एलिमेंट गिनूंगा। जिंक इसमें एक में है तो यहाँ पर भी जिंक एक में है, यहाँ पर हाइड्रोजन दो में है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन दो में है, यहाँ पर सल्फ़र एक में है, यहाँ पर भी सल्फ़र एक में है, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 में है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 में है। तो ये क्या बताते हैं कि एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि बैलेंस्ड इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें LHS और RHS साइड जो एलिमेंट्स के नंबर्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो इक्वेशन में पार्टिसिपेट करते हैं वो रिएक्टेंट्स कहलाते हैं, जो रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से, और जो इक्वेशन में फॉर्म होता है रिएक्टेंट्स के रिएक्शन करने के बाद वो प्रोडक्ट कहलाता है। प्रोडक्ट हमेशा RHS साइड में लिखा जाएगा और रिएक्टेंट्स हमेशा LHS साइड में लिखा जाएगा। तो जब हमारे LHS और RHS के एलिमेंट्स के नंबर इक्वल हैं तो हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड है। अब आ जाओ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसी की उल्टी, जब हमारे LHS और RHS साइड की एक एलिमेंट्स के नंबर्स इक्वल नहीं होते तब वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाती है। एग्जांपल आपके सामने है, यहाँ पर Fe + H2O ने रिएक्ट किया, दोनों रिएक्टेंट्स थे, और एक प्रोडक्ट फॉर्म किया Fe3O4 + H2। तो ये प्रोडक्ट फॉर्म करने के बाद Fe का जब नंबर देगा तो ये Fe3 है और ये Fe1 है। यहाँ पर हाइड्रोजन तो सेम है लेकिन यहाँ ऑक्सीजन सेम नहीं है, तो मतलब ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है। तो अब आप मेरे से पूछोगे सर चलो बैलेंस्ड है कि नहीं है ये बात अलग है, लेकिन बैलेंस्ड करने की ज़रूरत क्या है? मतलब कोई ज़रूरत भी तो होनी चाहिए। अरे भाई बिल्कुल ज़रूरत है। अपनी 9th क्लास में पढ़ा है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, पढ़ा है कि नहीं? पढ़ा है ना। तो उसके हिसाब से कि मास ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है। लेकिन अगर आप इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं होगी तो मास तो सही बता ही नहीं पाएगा, मतलब मास तो इक्वल होगा ही नहीं रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का। और अगर ऐसा होगा नहीं तो हमारा लॉ तो गलत प्रूफ हो जाएगा ना। तो इसीलिए हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सही प्रूफ करने के लिए हम एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। और अब मैं उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। अब मैं आपको ये बता दूँ एक चीज़, ये जो एरो है ये एरो बताता है कि रिएक्टेंट्स यहाँ रिएक्ट कर रहे हैं और जो फॉर्म हो रहा है वो इस तरफ फॉर्म हो रहा है, मतलब RHS साइड में फॉर्म हो रहा है। LHS में रिएक्टेंट्स काम कर रहे हैं और ये एरो ये बताता है कि RHS साइड में प्रोडक्ट बन रहा है। और ये जो एरो है इसके ऊपर कभी कभार हम कैटेलिस्ट लिखते हैं। कैटेलिस्ट क्या होता है? कैटेलिस्ट वो चीज़ होती है जो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होती
डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती, इन्वॉल्व तो होती है, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती, पर रिएक्शन को तेज़ बना देती है, रिएक्शन को थोड़ा तेज़ बना देती है कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट ध्यान रखना, आगे मैं फिर बताऊंगा ये कैटलिस्ट क्या होता है, लेकिन ये रिएक्शन में डाली जैसी जैसी गर्मी, हीट डाली जाती है रिएक्शन में कि जो केमिकल प्रोडक्ट है उसको तोड़ के दो भागों में बांटा जा सके, या 3 या 2 या 2 से ज़्यादा कितने भी भागों में उसे बांटा जा सके कैटलिस्ट उसके अंदर इन्वॉल्व कर कर। अब हम ये देखते हैं कि एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है। मान लो जैसे ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है, तो अब मैं इसे बैलेंस कैसे करूँगा। जैसे पहले मैंने देखा आयरन 1 है, और पहले मैं ये लिख लूँगा LHS साइड और लिख लूँगा RHS साइड, और नेम ऑफ एलिमेंट लिख लूँगा। ये नेम ऑफ एटम हो गया, आप तो इंटेलिजेंट हो ही, नेम ऑफ एलिमेंट। तो हाँ, जैसे यहाँ पर फेरस 1 है और यहाँ पे फेरस 3 है, फेरस मतलब आयरन, हाँ, तो आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, आप तो कहोगे यहाँ फेरस 1 है, यहाँ 3 है, हम 1 में 3 इंटू कर देंगे, ये भी 3 बन जाएगा। लो भाई, हमने 3 फेरस बना लिया। वाह यार, आपने ये तो इक्वल प्रूफ कर लिया। अब नेक्स्ट चीज़ में क्या करें, यहाँ H2 है, यहाँ H2 है, तो H2 को तो छेड़ेंगे नहीं। हाँ, ऑक्सीजन पे जाते हैं। अब ऑक्सीजन को हमें 4 इंटू करना पड़ेगा क्योंकि ये 4 है, तो हम 4H2O लिख देंगे। लेकिन ऐसे तो ये 4H2 में भी इंटू हो जाएगा, मतलब H2 में भी ये 4 इंटू हो जाएगा और 8 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने लिखा तो आखिर सामने है ना, सामने लिखा है, तो ऐसे तो ये 8 हो गया, तो हमें इसमें भी 4 लगाना होगा और ये भी हम 8 कर देंगे। तो ऐसे हमारी पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अगर ये क्लियर नहीं दिख रही तो मैं अब आपको बैलेंस्ड इक्वेशन ज़रा सही से दिखाता हूँ। वैसे ये याद रखना, हम शुरू हमेशा मैक्सिमम वाले से करते हैं, जो सबसे ज़्यादा अनबैलेंस है उससे करते हैं। अब देखो 3 फेरस, ऑक्सीजन 4 हैं, हमने ऑक्सीजन को यहाँ से 4 कर दिया। लेकिन ऐसे तो ये 4H2 भी हो गया, मतलब 4 इंटू 2 8 हो गया, H8 हो गया मतलब, तो यहाँ पे भी हम एक 4 लगा देंगे, तो यहाँ पे भी हमने H8 कर दिया। लो भाई, कोई प्रॉब्लम है? चलो, हमने इक्वेशन तो बैलेंस करना सीख ली। अब अगर हमें इक्वेशन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाना है, मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाली इक्वेशन बनाना है, तो हम क्या करें, तो हम उसकी फ़िज़िकल स्टेट उस इक्वेशन में मेंशन कर देंगे। हर एलिमेंट की आपको फ़िज़िकल स्टेट मेंशन कर देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको गैसियस स्टेट दिखानी है कि वो गैस फॉर्म में था, तो आपको छोटे g का यूज़ करना है। अगर आपको दिखाना है कि एलिमेंट लिक्विड फॉर्म में था केमिकल रिएक्शन के दौरान, तो आपको छोटा l दिखाना है। अगर आपको कहना है कि सॉलिड स्टेट में था केमिकल रिएक्शन के दौरान, तो आपको सॉलिड फॉर्म में छोटा s यूज़ करना है। और कहना है एक्वस सॉल्यूशन में था, तो आपको छोटा AQ कहना है। अब ये AQ किस में लगाते हैं, हम AQ तभी लगाते हैं जब प्रेसिपिटेशन होता है। प्रेसिपिटेशन कुछ याद आया, जब वाटर सॉल्वेंट होता है और अनडिजॉल्व होता है सॉल्यूट उसमें, बस वो ही याद रखो और वो ही एक्वस लिख दो, बस उसी को एक्वस कहते हैं। जब पानी सॉल्वेंट होता है और सॉल्यूट पानी में अनडिजॉल्व होता है, तो उसे ही एक्वस कहते हैं। अब मैं जानता हूँ आप एक्वस कभी नहीं भूलोगे, तो आ जाओ। अब इन सिंबल्स का यूज़ करके हम रिएक्शन को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना देते हैं और रिएक्शन बहुत अच्छी लगने लग जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ, इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्द आने वाला है। उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे, इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, तो जल्दी से आप कर लीजिए। और हाँ, इस वीडियो की शेयर कराइए, मतलब कि एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में सेंड कीजिए, मतलब कि इसे शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे आपकी स्टडी वाल दुनिया बढ़ती रहे और आप भी स्टडी वाल करते रहें। तो चलिए, अब हम मिलते हैं अपने पार्ट 2 में। जब तक के लिए अलविदा, और आप स्टडी वाल करते रहिए।